नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम आपको पता है GTT EDU। इस चैनल पर पिछले वीडियो में हमने गणित की जो शिक्षण विधियां हैं उनकी चर्चा की थी। तो पिछला जो वीडियो था उसमें था संश्लेषणात्मक जो मेथड था गणित का शिक्षण का, उसकी चर्चा की। उससे पहले किया था हमने विश्लेषणात्मक जो मेथड था उसकी चर्चा की थी। ये दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक होती हैं, कहने का मतलब संश्लेषणात्मक विधि है वो विश्लेषण विधि की पूरक है, क्योंकि उसके बाद उसका नंबर आता है। दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है किसी समस्या को, किसी उपपत्ति को हल करने में, इन दोनों का एक साथ उपयोग किया जाता है। तो अब दोनों पढ़ने के बाद आज हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तुलना में अंतर कह सकते हो कि इनकी अंतर वाली बात है, इनकी जिस विधि में जो बात है और वो दूसरे में किस प्रकार से अंतर वाली बात है, इसकी चर्चा है हम आपके साथ करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब चर्चा ये करनी है, यदि हमने दोनों विधि अच्छी तरह से पढ़ी है तो तुलना में हमें दिक्कत भी नहीं आएगी, और जैसे ही तुलना हम पूरी अच्छी तरह से कर पाएंगे तो दोनों विधियां जो है, दोनों मेथड जो है अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाएंगे। और इससे संबंधित कोई प्रश्न यदि हमें किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो उसका आंसर जो है हम आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो दोनों की तुलना वाला वीडियो जो है शुरू करते हैं और बने रहे हमारे साथ। देखिए, विधि थी विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। हमें क्या करना है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है? तुलनात्मक अध्ययन। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मैंने एक साइड में लिखा है विश्लेषणात्मक विधि, और दूसरे साइड में क्या लिखा है? संश्लेषणात्मक मेथड। ठीक है, अब देखिए इसके मैंने पॉइंट बढ़ा रखे हैं 9, एक दो पॉइंट और भी हैं जो ये 9 पॉइंट पढ़ने के बाद उनकी भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। एक एक पॉइंट जो है तुलना का है। पहला पॉइंट है, अगले वाले की पहला पॉइंट तुलना वाला है। तो एक एक बिंदु की चर्चा करते हैं। पहला क्या है? अर्थ। कि इस विश्लेषण जो नाम है और संश्लेषण नाम जो है, इसके अनुसार इन दोनों का अर्थ क्या बनता है। मैंने ये बताया था अभी, विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को टुकड़ों में बांट देना, बिखराव जिसको कहते हैं, बिखराव। और संश्लेषण का मतलब होता है बिखराव को एक जगह समेट देना, एक जगह कर लेना। ठीक है, ये तो सामान्य सा इसका अर्थ है। देखो क्या लिखा है, किसी समस्या, मतलब कोई भी समस्या जो गणित से संबंधित रखी है, और समस्या को यहां साध्य भी बोला जा सकता है। किसी भी समस्या या साध्य को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी समस्या या साध्य को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करना कहलाता है विश्लेषण। और ये जो क्रिया जिस विधि में की जाती है उसे कहते हैं विश्लेषणात्मक मेथड। इसमें क्या होता है, गणित की कोई समस्या, गणित का कोई साध्य आपको दिया हुआ होता है, हमें क्या करना होता है, उस समस्या को उसके टुकड़ों में या विभिन्न भागों में जो उसके बनते होंगे, ऐसा नहीं बनाना कि भाग बनता है नहीं फिर भी तोड़ दिया, ना ना, भाग बनते हैं उसके, और उन भागों को अलग अलग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये नाम होता है इसका, इसके अर्थ का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, अपोजिट कर दो कि जो बिखराव होता है, जो विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न भागों को एकत्रित कर लिया जाता है, और एकत्रित करने के बाद किसी लक्ष्य, किसी साध्य की ओर आगे बढ़ा जाता है। देखो, समस्या यानी साध्य के विभिन्न भागों को एकत्रित किया जाता है और लक्ष्य की ओर क्या हो जाता है, आगे की ओर बढ़ा जाता है। मतलब कोई समस्या है, कोई साध्य है, उसके विभिन्न भागों को एक जगह करेंगे, एक जगह करने के बाद लक्ष्य की ओर क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो भी पहला पॉइंट क्लियर सबको? क्लियर, अच्छी बात। दूसरा, शिक्षण सूत्र पढ़ा था ना उसमें, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है। और इसी शिक्षण सूत्र को हम ये भी कह सकते हैं निष्कर्ष से अनुमान की ओर, इसी का नाम है ये।
अज्ञात से ज्ञात की ओर यानी निष्कर्ष से अनुमान की ओर आगे बढ़ा जाता है। इस विधि में, कौन सी में? विश्लेषणात्मक विधि में, विश्लेषणात्मक विधि जो है उस विधि में निष्कर्ष से अनुमान की ओर आगे बढ़ा जाता है, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। तो ये कौन सा शिक्षण सूत्र लगता है विश्लेषण विधि में? अज्ञात से ज्ञात की ओर यानी निष्कर्ष से अनुमान की ओर विश्लेषणात्मक विधि में या विश्लेषण विधि में आगे बढ़ा जाता है। चलते हैं संश्लेषण में। ये क्या कहती है? इसका उल्टा कर दो। उसमें क्या था? अज्ञात से ज्ञात की ओर, और इसमें क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी अनुमान से निष्कर्ष की ओर उल्टा हो गया। उल्टा है ना, उससे उल्टा है, अपोजिट है। ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी अनुमान से निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ा जाता है। क्या कहा जाता है? आगे बढ़ा जाता है। दो तुलना वाले बिंदु पूरे हुए, सभी को समझ में आ गए? ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 3, यह विधि मतलब कौन सी विधि? विश्लेषण वाली विधि जो है यह प्रदर्शित करती है कि रचना का कोई पद यानी कोई पद का मतलब कोई उपपत्ति, रचना का, रचना ग्रह गणित की बात है ना, रचना का कोई पद का कोई पद क्यों लिया गया है, मतलब कोई पद जो है, कोई उपपत्ति है, उसका कोई पद लिया गया है, तो क्यों लिया गया है उसका कारण बताती है। रचना का कोई उपपत्ति का कोई पद लिया गया तो वो क्यों लिया गया है, किस कारण लिया गया है, इस कारण को बताने का काम करती है विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, तो ये होगा तीसरा। इसमें चलते हैं। इसमें उपपत्ति यानी हल का प्रत्येक पद क्या होता है? सही होता है, किंतु क्यों एक विशेष ढंग को ही अपनाया गया है, मतलब इसमें प्रत्येक पद क्या होता है? सही होता है, किंतु क्यों एक विशेष ढंग को, मतलब एक तरीके को, एक विशेष तरीके को क्यों अपनाया गया है, इसकी पुष्टि ये नहीं करती है। ये बताती है क्यों लिया गया, पर ये नहीं बताती क्यों लिया गया। समझ आ रही बात? इस पद को ही क्यों लिया गया है ये प्रदर्शित करती है, और इस पद को क्यों लिया गया है या इस तरीके से इसको क्यों किया गया है, इसका उत्तर ये नहीं दे पाती है। कौन सी विधि नहीं दे पाती है? संश्लेषणात्मक विधि। हो गया 3। ठीक है भाई, चलते हैं आगे नंबर 4। अब देखो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी जो है उनमें विश्लेषणात्मक विधि जो है उसके माध्यम से खोज करने की प्रवृत्ति को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है विश्लेषणात्मक विधि में। विश्लेषणात्मक विधि में खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। आगे चलते हैं। खोज किए हुए मतलब इसमें क्या होता है? संश्लेषण में खोज किए हुए तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जो खोजे गए हैं उनको संक्षेप में कि क्या क्या खोजा गया है, ये खोजा गया, ये खोजा गया, उनको क्या करेंगे? सारांश के रूप में एकत्रित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खोज करने की जो क्रिया होती है बच्चों में, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्योंकि मटेरियल पूरा का पूरा तैयार मिलता है, उसी को आगे ले जाना है, तो खोज नहीं कर सकते। इसमें खोज नहीं कर सकते, खोज करने की प्रवृत्ति विकसित नहीं होती इसमें। तो खोज किए हुए तथ्य जो है उनको संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। हो गए नंबर 4। नंबर 5 में है कि विश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से बच्चों में, विद्यार्थियों में तर्क व निर्णय लेने के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें बच्चा तर्क कर सकता है, इसमें बच्चा निर्णय ले सकता है। तो इस विधि की विशेषता हुई, कह सकते हो इसको, कि इस विधि के माध्यम से विश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से बच्चों में, विद्यार्थियों में तर्क व निर्णय लेने के जो अवसर हैं वो उपलब्ध होते हैं। ऐसा बच्चों में हो सकता है, तर्क का सिस्टम बन सकता है, निर्णय लेने की क्षमता है उसका विकास हो सकता है। और ये विधि जो है इसमें तर्क और निर्णय के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, केवल और केवल संश्लेषणात्मक विधि जो है वो किस पर जोर देती है? स्मृति पर, मतलब मेमोरी पर जोर देती है, यादाश्त पर। किस पर जोर देती है? यादाश्त पर जोर देती है, यादाश्त पर जोर देती है। ठीक है, नंबर हो गए 5। अब बात करते हैं नंबर 6।
अब देखो, विश्लेषणात्मक विधि जो है यह चिंतन क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब बच्चों में चिंतन की क्रिया जो है वो करवा देती है। चिंतन मतलब सोचना पड़ेगा आगे क्या होगा, ये जो समस्या है इसको हल कैसे करें, ये सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद आपको कल्पना शक्ति के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, उसके स्थान पर जो चीज आपको सही तरीके से सही जो चीज है उसको लानी है, तो आपको सोचना दिमाग में तो पड़े ही पड़ेगा चिंतन के माध्यम से। इसको सिद्ध करना कैसे करें, तो इसमें क्या होता है, चिंतन क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब इसके माध्यम से बच्चों में चिंतन क्रिया का विकास हो सकता है, कह सकते हो ये बात। इसमें क्या होता है, अब इसमें जो उपपत्ति है, इसमें जो हल है वो क्या होता है, चिंतन क्रिया के बाद प्राप्त होता है। अब देखो इसमें जो हल आ रहा है, तो ये चिंतन क्रिया तो इसमें कर ली आपने, चिंतन क्रिया तो इसमें कर ली, तो इसमें करने के बाद आप इसमें आगे काम कर रहे हो, तो इसका हल कैसे प्राप्त होगा। इसमें चिंतन क्रिया होती है, पर तुलनात्मक देखा जाए तो देखो विश्लेषणात्मक विधि है, उसमें एक विद्यार्थी है एक अध्यापक जो है, वो दोनों क्या होते हैं, चिंतनशील होते हैं, चिंतन क्रिया में शामिल होते हैं। अध्यापक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, विद्यार्थी चिंतन क्रिया में नहीं होता, बल्कि कौन होता है, अध्यापक होता है। तो बच्चे के लिए क्या हो गया, बच्चों में चिंतन क्रिया हो, जो क्रिया है उसका विकास नहीं हो पा रहा, अध्यापक तो पहले से चिंतन वाला होगा। तो बच्चों की बात करें तो बच्चों में, इसमें बच्चों में है, इसमें बच्चों में नहीं है। आगे चलते हैं, अध्यापक व विद्यार्थी दोनों ही चिंतन क्रिया में भाग लेते हैं। कहने का मतलब है विश्लेषणात्मक मेथड जो है उसमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही चिंतन क्रिया में भाग लेते हैं। दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों को मंथन करना पड़ेगा कि क्या किस स्टेप के माध्यम से इस समस्या को हल किया जा सकता है। इसमें क्या है, विद्यार्थी क्या होते हैं, निष्क्रिय, चिंतन क्रिया की बात कर रहे हैं हम। विद्यार्थी क्या होते हैं, निष्क्रिय। चिंतन क्रिया में विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं और अध्यापक क्या होता है, चिंतन क्रिया, अध्यापक का चिंतन कैसा होता है, क्रियाशील होता है। अंतर हो गया ना। इसमें विद्यार्थी जो है उनका चिंतन जो है वो क्रियाशील नहीं होता है, निष्क्रिय होता है, जबकि अध्यापक का जो चिंतन है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है। कितने बिंदु हो गए, 7 हो गए। आगे चलते हैं। इस विधि में विद्यार्थी क्या करते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त कर उनको होते हैं। मतलब विश्लेषणात्मक विधि में विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होते हैं, नया ज्ञान मिलेगा इससे। नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर अवसर उपलब्ध है। मौलिकता का विकास होता है, मतलब विद्यार्थियों में मौलिकता का क्या होता है, विकास होता है। नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे और क्या होगा, मौलिकता का विकास होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मौलिकता का विकास भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो सामग्री उनको दे रखी है वो पहले से हल की हुई है। उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालेंगे। उपलब्ध सामग्री मतलब इस मेथड के माध्यम से जो आपने हल निकाल के दिया है, जो सामग्री दी है, उसी सामग्री को आधार मानते हुए इसमें हल निकाला जाता है। देखो इसमें क्या होता है संश्लेषण विधि में, कि विद्यार्थी को पहले से तैयार सामग्री उपलब्ध होती है, उनको मिली, पहले से मिली है तैयार सामग्री, ठीक है। और उनको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना नहीं पड़ रहा। क्यों करेंगे भाई, नवीन ज्ञान क्यों प्राप्त करें, नवीन ज्ञान तब प्राप्त करना होता है दिमाग का जोर लगाना पड़े। आपको सामान पहले से मिला है, उस सामान के आधार पर क्या करना है, बस आपको हल जो है, समस्या जो है उसको संक्षेप में, सारांश में, निष्कर्ष के रूप में आपको बताना है, क्योंकि आपको अनुमान से निष्कर्ष पर जाना है, इसमें निष्कर्ष अनुमान पर जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह विधि लंबी है, मतलब विश्लेषणात्मक विधि जो है उसको यदि उससे इसके माध्यम से आप किसी समस्या को हल करते हो तो लेंथ हो जाती है, लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है। लंबी है, अटपटी है। अटपटी इसलिए है, अटपटी जानो ना, अटपटी कैसे है, एक एग्जांपल दिए धरो, साइन, चलो साइन छोड़ो, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर रूट। अब ये है समस्या। अब इस समस्या को आपको करना है, सिद्ध करना है, तो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी ना। तो अटपटी है, तो कहां पर कौन सी चीज लाए तो ये आ जाए, सिद्ध हो जाए कि कहां पर कौन सी चीज लगाए, ये अटपटी मामला है, अटपटा मामला है। तो जरूरी नहीं है कि इस समस्या के अलावा किसी दूसरी समस्या को आप सिद्ध करना चाहते हो, किसी दूसरी समस्या को सिद्ध करना चाहते हो तो जरूरी नहीं यही स्टेप थोड़ी चलेगी उसमें।
इस वाली स्टेप थोड़ी चलेगी, इस वाली स्टेप नहीं चलेगी, दूसरी में दूसरी स्टेप चलेंगी तो अटपटी है, ये एक जैसा नहीं है, इसमें चली वो उसमें चला दो तो अटपटी है। कहाँ किस चीज की आवश्यकता पड़े, किस चीज को लगाना पड़े, ये तो विधि कैसी है, लंबी है, और कैसी है फिर, अटपटी है। यहां बात करें ये सूक्ष्म है, कैसी है, सूक्ष्म है। ये विधि कैसी है भाई, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटी है, छोटी है। और क्या है, सुंदर है। सुंदर है मतलब देखने में बढ़िया लगा, क्योंकि सिस्टम वाइज चलती है, सिस्टम के अनुसार चलती है। तो सूक्ष्म है, छोटी है, और क्या विधि कैसी है, सुंदर है। कितने हो गए, 9। एक दो और बताते हैं, इनको आप उतारे, इसके बाद चलते हैं अगले बिंदुओं की ओर। चलो 2 बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। विश्लेषणात्मक विधि में 10वां बिंदु देखें तो यह है सजीव व रोचक विधि है। सजीव और रोचक क्यों है, मतलब ऐसे कोई सी भी विधि जिसके अंदर बच्चे और अध्यापक यानी विद्यार्थी और अध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं, तब वो विधि क्या बन जाती है, रोचक और मतलब कह सकते हो सजीव बन जाती है। सजीव बन जाएगी क्योंकि दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, जरूरी है, दोनों तरफ से चिंतन क्रिया शुरू होती है। और तो रोचक भी हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, सजीव हो जाएगी। और नीरस और निर्जीव विधि होती है कौन सी, संश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक विधि है वो नीरस होती है, निर्जीव होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें केवल अध्यापक जो होता है वो चिंतनशील क्रिया में होता है, बच्चे इसमें नहीं होते। तो बच्चों की भागीदारी इसके अंदर नहीं है, तो भाई वो कैसी होगी, तो बात तो बच्चों से संबंधित है ना, तो बच्चे इसमें चिंतनशील क्रिया में नहीं है, तो वो कैसी विधि हो जाएगी, नीरस और निर्जीव विधि होगी। आगे बात करते हैं इसमें विधि में। इस विधि में यदि आपने कोई हल उपपत्ति का कोई पद आप भूल गए, है ना, पहली बात तो है भूलने की गुंजाइश ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि इसमें उपपत्ति के पद को भूलने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी यदि आप इस किसी पद को भूल जाते हैं, उस पद को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें उपपत्ति यानी हल जो है उसका कोई पद जो है उसकी भूलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भूल जाने पर पुनः उसको ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इस पद को पुनः क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात तो भूलने की गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी यदि हम भूल गए तो उस पद को हम वापस ज्ञात कर सकते हैं, वो भी आसानी से। यहां पर बात करते हैं इसमें भूलने की संभावना है, इसमें गुंजाइश नहीं है ना, इसमें गुंजाइश है। इसमें उपपत्ति हल जो है उसके भूलने की संभावना है, और एक बार भूल जाने पर दोबारा उस पद को ज्ञात नहीं किया जा सकता, दोबारा उस पद को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसमें भूलने की संभावना नहीं है, और यदि बाय चांस भूल भी गए तो उस पद को हम आसानी से वापस ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भूलने की संभावना है, और एक बार यदि उस पद को भूल गए तो दोबारा उस पद को ज्ञात करना, प्राप्त करना मुश्किल है, नहीं है। ठीक है भाई, तो ये है 11 बिंदु। कितने बिंदु हो गए, 11। किसके, तुलना के। तुलना के कितने बिंदु हो गए, 11 के 11 बिंदु हो गए। अब ये 11 के 11 बिंदु जो है आपके जहन में होने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए। और आपको यदि समझ में आए हैं, आपने सुने हैं, आपने समझे हैं, आपने पढ़े हैं, आपने वीडियो को देखा है, तो कितने अंतर तुलना के आपको याद रहे, आपको समझ में आए, कमेंट में बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विधि के साथ। तब तक वीडियो को देखें, आनंद लें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।